fx फंक्शन कैसा है, वेरिएबल है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन हुआ ना, कांस्टेंट फंक्शन है तो उसमें आप कुछ भी रख लो, आंसर तो हमेशा वही आने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। खैर अपन देखते हैं इसमें कि इसमें करना क्या है। जैसे मैंने बोला इसको चेंज करता हूं, तो sin टू द पावर 4 को मैंने लिखा, नीचे को छोड़ दे रहा हूं एज इट इज, समझना अच्छे से। cos टू द पावर 4x लिखा, नीचे लिखा sin टू द पावर 2x, ठीक है। और ऊपर वाले को मैं चेंज कर रहा हूं 1 माइनस sin स्क्वायर x, सॉरी sin स्क्वायर x को पहले लिख रहा हूं और होल स्क्वायर लगाया, फिर प्लस में लिखा cos स्क्वायर x, समझना अच्छे से। अगला स्टेप लिख रहा हूं fx इक्वल टू लगाया मैंने sin स्क्वायर x को मैं cos में चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास नीचे दिख रहा हूं cos की पावर 4 लगा हुआ है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो मैंने इसको लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x, बच्चों को पता है फॉर्मूला, प्लस में लिखा cos स्क्वायर x और नीचे में लिख रहा हूं cos टू द पावर 4x प्लस टू द पावर यहाँ पे sin टू द पावर 2x, ठीक है। अच्छा, सभी को पता होगा कि 1 माइनस cos स्क्वायर का यानी क्या, मैं इसका अगर स्क्वायर ओपन करूं तो आप देखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ लिखूंगा मैं fx इक्वल टू यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर यानी cos टू द पावर 4x माइनस 2ab यानी माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर x, सही है साहब। अच्छा, और प्लस में कितना दे रखा है, प्लस में दे रखा है cos स्क्वायर x, और नीचे आ गया आपके सामने cos टू द पावर 4x और यहाँ पे लिखा मैंने sin टू द पावर 2x, सही है साहब। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ध्यान से देखेंगे माइनस 2 में से प्लस 1 चला गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ पे बच्चा आपके सामने fx इक्वल टू 1 प्लस cos टू द पावर 4x और ये 2 में से 1 गया यानी माइनस ऑफ cos स्क्वायर x, सही साहब। और नीचे लिख रहा हूँ cos टू द पावर 4x प्लस ऑफ sin स्क्वायर x, सही है। अब यहाँ देखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x दिखा किसी को, और 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला सभी को पता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ fx इक्वल टू cos टू द पावर 4x प्लस ऑफ sin स्क्वायर x और नीचे भी आ गया cos टू द पावर 4x प्लस ऑफ sin स्क्वायर x। अब देखिए दोनों फंक्शन से में कट गया यानी fx इक्वल टू क्या बच गया अपने पास में 1, सही है। और जैसे आप देखेंगे fx इक्वल टू 1 बचा, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कांस्टेंट फंक्शन में, मेरे को नहीं पता मैंने पिछले क्लास में fx में क्या रखवाया है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ये रखवाया होगा 108, सही है क्या? यस सर, ठीक है। तो 108 का आंसर भी कितना होगा 1, इसलिए इसका भी आंसर 1 होगा। जिन्होंने बनाया बहुत अच्छा, जिनका नहीं बना उसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हम तो कह सकते हैं कि ये एक एग्जांपल है आपके सामने कांस्टेंट फंक्शन का। किसी को कोई डाउट है इसमें तो आराम से आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये चीज नहीं समझ आया, मेरे को रिपीट कर दीजिए, ठीक है। चलो साहब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। अब ध्यान से समझना है ना, मैं 2 चीजें थोड़ा आपके सामने साफ करना चाहता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, पहली चीज तो ये बता दूं कि फंक्शन जो चैप्टर है वो कैलकुलस का बेस है, अभी बात समझ लेना। तो आप कह सकते हैं किसी भी, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो बिल्डिंग कोलैप्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखना ये फंक्शन एक ऐसा चैप्टर की थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन लंबा चैप्टर के साथ साथ इतने इसमें कॉन्सेप्ट है, बेसिक बेसिक बात कि एक भी इसमें छूट गया तो समझ लीजिए आप किसी अगले क्वेश्चन में आप मार्क खा जाओगे। तो याद रखना कि फंक्शन चैप्टर वाकई में लंबा है, लेकिन क्या है पेशेंस के साथ सीखना है। कभी भी आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आराम से कॉपी कलम लेकर के रखें। और मैं एक बात बताऊंगा, आज से आप ऐसा करेंगे कि एक पैरेलली एक इतना मोटा कॉपी जरूर रखेंगे, मोटा या तो पता है एक छोटा सा कॉपी रखेंगे जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम होगा। थ्योरी का कॉपी जो मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ वो अलग रखना, प्रॉब्लम का कॉपी अलग रखना। फिर से बता रहा हूँ, उस प्रॉब्लम में मैं क्या करूंगा, पर डे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन दे करके जाऊंगा, या तो 10 क्वेश्चन पर डे दूंगा मैं, और 10 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। डीपीपी में पहुंचने में थोड़ा सा लेट है, आपको डीपीपी मिल गया होगा शायद, है ना। तो डीपीपी में पहुंचने में थोड़ा सा लेट है, बट हम लोग 10 क्वेश्चन पर डे सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। चलो, और छोटा छोटा क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं कांस्टेंट फंक्शन पे, जरा जल्दी से बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देते हैं। fx इक्वल टू आपके सामने मैंने लिखा 7 टू द पावर 1 प्लस, है ना, ln x, 1 प्लस ln x, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने x टू द पावर ln x, x टू द पावर ln 7, चलो x टू द पावर ln 7 बताइए। देन आपको बताना है f ऑफ 2005, f ऑफ 2005, जल्दी से 1 मिनट टाइम है, जल्दी से बनाइए आप। जल्दी से ट्राई कीजिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जिनसे ट्राई करा वो अच्छा। सर 1 होगा क्या? 7 1
चलिए एक बच्चे का 7 आ रहा है, एक बच्चे का 1 आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं। चलिए ठीक है, स्पीकर ऑफ कीजिएगा अपना और बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। किसी को पता है यहाँ पे? बस ये कहना चाह रहा हूँ कि a टू दी पावर log बेस e और यहाँ पे लिखा हुआ x। लॉग में मैंने पढ़ाया था आपको कि बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होता है। मैंने बताया था कि अगर बेस यहाँ यानी किसी नंबर के पावर में अगर लॉग है और उसका नंबर x है तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो इंटरचेंज करने का तरीका क्या होगा? x log बेस e और यहाँ पे कितना आ जाएगा a। इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी कहते हैं भाई, याद रखना। बेस चेंज प्रॉपर्टी नहीं याद है तो लिख लेंगे साइड में, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं fx इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर log बेस, है ना, या log ना लिख करके यहाँ लिख रहा हूँ ln x, सही है। नीचे लिखता हूँ क्या मैं यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा कि log, है ना, log बेस ex होता है अपना ln x, log बेस ex अपना ln x होता है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ x टू दी पावर, इसको भी log में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। log बेस ex, है ना, और इसको लिख रहा हूँ log बेस ex, है ना, यहाँ पे e7 है। अब मैं नीचे वाले को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख दिया fx इक्वल टू 7, ठीक है, इनटू में 7 टू दी पावर log बेस ex, और नीचे लिखना चाहता हूँ यहाँ पे 7 टू दी पावर log बेस ex, है ना, यहाँ पे आ जाएगा x। चेक कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई किया भाई? बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ध्यान रखना अच्छे से, मैंने इसको लिखवाया यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि ये वाला चीज और ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो fx बचा वो 7 आया, यानी एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है। तो fx इक्वल टू 7 है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सर f के अंदर में 2005 का भी आंसर कितना आएगा? 7 ही आएगा। कॉपी कर लीजिएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? पूछ सकता है। चलिए जिसने लिख लिया हो बहुत अच्छा, मैं इसको रब कर रहा हूं, लिख लीजिएगा। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। बस कहीं पे डाउट आए आराम से अपना बात कर ले कि सर ये चीज नहीं समझ में आया है, मेरे को फिर से वापस बता दो। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना, स्टार लगा के लिखेंगे। अगला जो है हमारे पास में पॉलिनोमियल फंक्शन के नाम पे हमने पढ़ लिया था कि सर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। मैंने बता दिया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन में कि fx इक्वल टू, ध्यान से समझना, है ना, fx इक्वल टू k आ जाए, fx इक्वल टू मैंने लिखवा दिया था ax प्लस b आ जाए, या fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ जाए, है ना, ये भी पढ़ाया था आपको कि fx इक्वल टू ax प्लस, है ना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आ जाए। ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट से लेकर के जितने वेरिएबल्स आएंगे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अप टू इनफिनिट लेके जाओ, यानी n यानी नेचुरल नंबर होगा, आप कह सकते हैं सारे पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। लेकिन अपने को जो अभी बात करना है, अपने को इस फंक्शन पे बात करना है। चलिए तो अगला जो हेडिंग है अपना लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह लीजिए या फंक्शन कह लीजिए, ध्यान से समझिएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फंक्शन। और जो फंक्शन लिख रखा है मैंने यहाँ पे, फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, fx इक्वल टू दे रखा है अपने सामने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन। बस इसमें दो बात बताना है, कोई ज्यादा इसमें बात नहीं करना है, समझना अच्छे से चीजों को। बस यहाँ पे पहला क्या बता रहा हूँ कि पहला केस क्या होगा केस में ले रहा हूँ आपके सामने कि इफ मान लीजिए कि सर a पॉजिटिव है, ठीक है, कि मान लीजिए कि इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो उसमें ग्राफ कैसा होगा, बस आपको ध्यान क्या क्या रखना है वो बता देता हूँ। मेजर बात बता रहा हूँ, है ना, इफ a ग्रेटर देन 0 किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ इसका अपवर्ड होगा, ध्यान रखना, ग्राफ का फेस कैसा होगा? अपवर्ड, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर 2 केस 2 लगा रहा हूँ आपके सामने कि इफ मैंने लिखा a लेस देन 0 तो ग्राफ इसका कैसा होगा, है ना, ग्राफ इसका डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड का मतलब सीधा सीधा याद रखना कि अगर मान लीजिए a पॉजिटिव है तो इसका फेस अपवर्ड, अगर a नेगेटिव है तो फेस इसका डाउनवर्ड। फोटो कर लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है भाई, तो ये अपना रिजल्ट नंबर 1 रहा, इसको ए पॉइंट कह सकते हैं आप। ए पॉइंट का दो केसेस मैंने बता दिया कि ग्राफ कैसे देख करके बनाना है, फटाक से देखा ग्राफ खींच दिया आपने, वो कोई मतलब नहीं रूट कहां पे काट रहा है, बस देखना है, बस अभी बना लेना कि हाँ ये कहां से कहां चलेगा ये, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर बी बता रहा हूं आपको, देखना जरा ध्यान से, है ना, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, इफ, है ना, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन, है ना, d लेस देन 0, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो समझ जाना इसका जो ग्राफ होगा
ध्यान से समझना। पहले तो मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसको छुपा दूं तो आपको अभी भी सिखाया था कि ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड चलेगा, यानी फेस उसका अपवर्ड भागेगा। अब मैंने इसमें एक केस लगा दिया कि डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो का मतलब रूट्स रियल नहीं है, यहाँ पे रूट्स इसके इमेजिनरी होंगे। यानी अगर इसको एक्स एक्सिस बोला है तो ये ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। सही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी फंक्शन यानी किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए पॉजिटिव हो उसका डी नेगेटिव हो तो ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड चलेगा। अब देखा मैंने कि डी नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस से ऊपर। सीधा दिमाग में रख लेना है कि अगर ग्राफ का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है और ए पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा ग्राफ। ठीक है, चलिए दूसरा केस, इसी का दूसरा केस हम लोग पढ़ लेते हैं कि इफ मान लीजिए कि ए लेस देन जीरो है एंड डी लेस देन जीरो है। तो डी से पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ए लेस देन जीरो का मतलब अपने को पता चल गया कि सर जो ग्राफ है वो जमीन में धंसा होगा, यानी ऐसा डाउनवर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं डी लेस देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा सर कि ग्राफ जो भी होगा वो एक्स एक्सिस से कैसा होगा, नीचे। सही है, कॉपी कर लीजिए इसको, बस बेसिक बेसिक। अभी मैंने जो लिखवाया ना अभी सब छपाऊंगा, अभी जल्दी से कॉपी करो इसको। अपन पूरा डिटेल में इससे बात करेंगे जब इसका रेंज का क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी जो सिखा दे रहा हूँ जो मेजर पॉइंट है बस आपको वो याद रखना है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, फटाफट करके बता देना आपने को सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा, आपको सिर्फ ग्राफ बना देना है। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट बताया, चलो 2 पॉइंट पर तीसरा पॉइंट बता देता हूँ। चलिए पॉइंट नंबर थर्ड, क्या होगा, सी पॉइंट। सी पॉइंट का पहला पॉइंट ले लेते हैं कि इफ मान लीजिए किसी फंक्शन का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके भाई साहब, आपको मैं फिर से बता दूं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट अ पाराबोला। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं सभी लोगों को पता होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सभी लोग दिखा होगा इस पाराबोला का एक्सप्रेशन, आपको सभी को पता होगा ये अपवर्ड पाराबोला है, सभी ने पढ़ रखा है भाई साहब। ठीक है, आप देखेंगे कि सर ये जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हो इसके आगे 1 लिखा हो, 1 कौन था, a था, a कैसा है पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ कैसा आया, अपवर्ड पाराबोला। ठीक है, फिर बात करता हूं मैं इस पे कि अगर मान लीजिए कि fx इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो आपको इसमें मेजर पॉइंट क्या निकालना, पहला पॉइंट बताना, पहला पॉइंट क्या निकालना है, वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा बहुत अच्छे से समझ लेना भाई साहब, वर्टेक्स होगा माइनस b/2a, है ना, और माइनस d/4a। इसका सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं, फिलहाल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये क्यों आया कैसे आया सब बता दूंगा। फिलहाल जब रेंज पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से डेप्थ में इसका, है ना, एनालिसिस करेंगे कि क्यों आता है और कैसे आता है। ठीक है, फिलहाल की बात करते हैं। चलो अब ये वर्टेक्स आपको याद रखना है कि वर्टेक्स होता है इसका इस तरह के पाराबोला का वर्टेक्स माइनस b/2a माइनस d/4a। अच्छा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क में लिख देता हूँ, डी कौन है बाबा, b स्क्वायर माइनस 4ac। सही है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा तो आपको सिंपल सा लॉजिक याद रखना चाहिए कि इस तरह का पाराबोला का वर्टेक्स ये होता है। सही है, और ए देख करके आपको बता देना कि ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। सही है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 पॉइंट मैंने लिखाया, वर्टेक्स, फिर उसके बाद आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया। एक एग्जांपल लेते हैं फटाक से, जल्दी से बताना सभी लोगों को। चलो एग्जांपल ले रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या बताना है, पहला पॉइंट पूछ रहा हूँ, ग्राफ, ग्राफ। दूसरा पॉइंट पूछ रहा हूँ अपवर्ड होगा, अपवर्ड ग्राफ होगा। देखता हूँ ग्राफ बताना है, दूसरा बताना है वर्टेक्स, ग्राफ और उसके बाद वर्टेक्स। चलिए फटाफट बताइए, बोलना नहीं है किसी को। बोलना किसी को नहीं है, सभी बच्चों को आता है, सभी मेहनती हैं, है ना। इसके लिए मैं दाद देता हूँ आपको, मुझे मजा आता है पढ़ाने में आपको, बट ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। मेहनत करोगे तभी होगा, पैरेलली मेहनत करना है, डिमोटिवेट नहीं करना है। आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम मिला हुआ है कि घर पे रह करके अच्छे से पढ़ाई करें आप। बहुत सही, चलिए इतना टाइम यहाँ पढ़ने लिए। मैंने देखा यहाँ से अपनी आंखों से भाई साहब की ए इक्वल टू 1 दे रखा है और ये पॉजिटिव है साहब। सही है, तो ए पॉजिटिव माने ग्राफ पक्का है कि एक्स एक्सिस, है ना, ग्राफ जो है ग्राफ का फेस ऐसा होगा अपवर्ड। सही है साहब। अच्छा अब इसका डी चेक कर लेते हैं, ये बाबा को बुलाया जाए। डी कितना होगा, बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है साहब 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह 1। मैंने लिखा डी इक्वल टू माइनस का 3, दिखा सभी को, 1 माइनस 4, सी की जगह 1 लिख रहा हूं मैं, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, डी कैसा आ गया, लेस देन 0। बहुत अच्छा, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, पता चल गया सर ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा और एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, सिंपल सा बात। सही है क्या? यस सर।
है ना। अच्छा अब मैं ध्यान देता हूँ, इस ग्राफ को रब करता हूँ, रब करने के बाद ये ग्राफ आ गया। अच्छा उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि सर वर्टेक्स कैसा होगा इसका। तो पॉइंट नंबर 2 वर्टेक्स के लिए क्या दिखा था, वर्टेक्स यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको नहीं बताया कहां से आया, पाराबोला में पढ़ा रखा है वैसा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एनालाइज कर दूंगा किसी टाइम। देख लेते हैं। तो ये आ गया आपका -1/2a, सही है ना। b की जगह लिखा 1, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। a = 1 है साहब, देखिए यहाँ पे b = 1 है, b = 1 और c = कितना है, 1 है। तो यहाँ पे लिख दिया -1/2 और d की जगह पे क्या लिखेंगे, d हमने निकाल रखा था -3, लिखा किसी को, d हमने निकाल रखा -3, तो -3 डिवाइडेड बाय 4 × 1 भवात, इसका आंसर कितना आ गया, -1/2 कितना 3/4। तो बता सकता है कौन सा क्वाड्रेंट का है ये, सेकंड एग्जाम, ये कौन सा क्वाड्रेंट का है, माइनस और ये प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट का, बिल्कुल। तो सेकंड, बिल्कुल, तो इस पाराबोला का जो वर्टेक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट। तो देख लेते हैं x = -1/2 यहाँ पे होगा, -1/2 और 3/4 यहाँ पे ले लेते हैं, तो इन दोनों को मिलाया और पाराबोला ऐसा बना दिया, सही है साहब। चलिए फोटो बना लीजिए, फोटो में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी से देखिए, उसके बाद मैं जो पूछूंगा वो फटाफट बताना है, जल्दी से लिखो। चलिए बहुत बढ़िया। ग्राफ अगर किसी ने बना लिया तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं मैं, एक्सटेंड करने के बाद जो बात करता हूं सुनना अच्छे से, मैं इसको बता रहा हूं। किसी को अभी तक में किसी तरह का डाउट है कि सर ये नहीं समझ पाया, वो नहीं समझ पाया, थोड़ा सा भी चिन्ना मिन्ना, किसी को तकलीफ है ना, किसी को दुख, कुछ भी है तो बता दो भाई, है ना, अभी तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। तो जो अभी आपने ग्राफ सीखा था वो समझते हैं। तो अभी जो आपने ग्राफ देखा y = x² + x + 1, इसका जो ग्राफ आया भाई साहब, ऐसा ग्राफ आया, सही है। तो इसका जो वर्टेक्स दे रखा है, अच्छा कई लोगों को डाउट होगा सर आपको किसी पता चला कि काटेगा, एज्यूम कर लेते हैं भाई काट रहा है, ठीक है, मान लीजिए। अच्छा और ये जो पॉइंट दे रखा ना कि सर ये -1/2 है और ये दे दिया है है ना 3/4, सही है। अच्छा अब मैं जो पूछना चाहता हूँ वो बताएंगे जल्दी से सोच समझ के, कितने बता सकते हैं कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, सही है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट ये क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, सही है क्या। और ये फंक्शन है भाई साहब, अब जल्दी से सोच के बताना, डोमेन बताओ, चलो ग्राफ दिया, डोमेन बताओ, डोमेन आर होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन मैंने सीखा था, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोमेन ऐसे काटूंगा, ऐसे रेंज ऐसे काटूंगा, ठीक है। तो डोमेन देख रहा हूं कि भैया -∞ से कटता हुआ कहां तक जाएगा, ये आगे तक जाएगा भाई साहब, ये भी आगे तक जाएगा, यानी कहां -∞ से ∞, और डोमेन इसका आ गया आर। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा आर होता है, उसमें आंख बंद करना है, आर पे टिक कर देना है, सही है। अच्छा जो खास बात है वो बताएंगे सभी लोग, रेंज 3/4 से इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, है ना, सही है भाई साहब। यहाँ पे x का डोमेन यानी रेंज की वैल्यू पाई होती है, ये समझना। तो y स्टार्टेड फ्रॉम 3/4 से इनफाइनाइट, सही है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन 3/4 इंक्लूडिंग है, यहाँ पे से कहां तक भागा, इनफाइनाइट। कॉपी कर लीजिए, बहुत अच्छा। एक एग्जांपल और जल्दी से सभी लोग बताएंगे भाई साहब, है ना। y = मैं लिख रहा हूँ x² - x + 1, जल्दी से बोलना नहीं है। सर सेम टाइप का ग्राफ बनेगा, बस वर्टेक्स हो जाएगा 1/2, 3/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट। देख लेते हैं बाकी लोग भी ट्राई करेंगे, कंजूसी कोई नहीं करेंगे। चलिए सिंपल सा बात करते हैं इस ग्राफ का। मैंने देख लिया कि सर यहाँ पे 1 है, यानी a = 1 विच इज पॉजिटिव, ग्राफ तो अपवर्ड आने वाला है, सिंपल सी बात है। डी चेक करते हैं अपना, b = b² - 4ac, सभी लोगों को दिख गया होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a = 1 है, b = -1 है एंड c = 1 है भाई साहब। किसी को कोई भी डाउट एबीसी निकालने में, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बूढ़े भी होते जा रहे हो धीरे धीरे, चलो ध्यान देना। तो d का जो वैल्यू लिखा b² की जगह पे -1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 4a × c, 4a × c, 4 × 1 × 1 बराबर कितना, -3 भावार्थ <0, यानी a पॉजिटिव d नेगेटिव। ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड, x एक्सिस से ऊपर। दूसरी बात सर, ये पहला बात खत्म, दूसरा बात तो वर्टेक्स निकालना अपने को। वर्टेक्स बहुत ही आसान, दुनिया का सबसे आसान काम। वर्टेक्स कैसे निकालना है, मैंने बोला था -b/a, -b/2a, और अभी मैंने दिखाया था -b का जो वैल्यू है वो -1 है, यानी 1/2a, सही है भाई, माइनस b प्लस, यस सर। और अगला d का वैल्यू -3, यानी -3 3/4,
यानी इसका जो ग्राफ आएगा सर एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट ये ऐसा क्वाड्रेंट में। यस सर। इसका पॉइंट आ गया 1/2, 3/4। चलिए पहला काम डोमेन बताइए। डोमेन सर आर। और डोमेन आर, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा भाई 3 साहब? by 4 से 3 by 4 infinity। से infinity। इनफाइनाइट। चलिए किसी को डाउट है तो देख लीजिए, 2 क्वेश्चन करा दिया है। तो क्या सर इस तरह का क्वेश्चन क्या हमेशा ऐसे करना पड़ेगा क्या इतना टाइम में क्या एग्जाम में? नहीं, फटाक से इसका रिजल्ट लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिठा रहा हूं मैं इसको। किसी को कोई डाउट है साहब देख लेना। चलिए तो रिमार्क में जो हम लोग थर्ड पॉइंट तक आ गए थे, थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ नंबर पॉइंट पढ़ते भाई, समझना अच्छे से, है ना। रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना, y इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं कि y इक्वल टू ही fx होता है और fx इक्वल टू अगर मैंने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सही है साहब। इस तरह का फंक्शन दे रखा तो समझ जाना, इस तरह का क्वाड्रेटिक दे रखा तो इसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑलवेज आर होता है, बट रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना, यहाँ पे लिखा था रेंज, है ना, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ध्यान से समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस तरह के फंक्शन का डोमेन हमेशा देखा हमने आर आता है। अब रेंज निकालते हैं, रेंज कैसे निकलेगा? 2 स्टेप में जा रहा हूं मैं। 2 स्टेप क्या है इधर देख लो, इफ यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, समझना अच्छे से, इफ a ग्रेटर देन 0 हो ग्राफ ऐसा जाएगा, सही है, और a लेस देन 0 हो तो ग्राफ ऐसा जाएगा। बिल्कुल अच्छे से समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो इसका रेंज ऑफ द फंक्शन आपको क्या लिखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, -d/4a से इनफाइनाइट, इसका रेंज आ गया साहब। इसका रेंज आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, माइनस इनफाइनाइट से -d/4a। किसी को कोई डाउट है तो देख लो, किसी को भी कोई डाउट? बस सिंपल सा बात है, अब बस आपको एनालाइज करना है कि आया कहां से। मैं ग्राफ में दिखाऊंगा कि सर जो y होता है y से स्टार्ट करते हैं, 3/4 आया था तो y कोऑर्डिनेट से ही स्टार्ट करो। 3/4 कहां से आया था? -d/4a से आया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, रिपीट नहीं करूंगा इस चीज को, फिर से कह रहा हूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डोमेन आंख बंद करके देखना है सीधे आर, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी से बोल दूं कि सर रेंज क्या होता है, फिर तो रेंज के लिए आपको देखना है ए पे नजर लगाना है, निगाहें सिर्फ ए पर, ए देखना है पॉजिटिव, तो सर रेंज ऐसा -d/4a से इनफाइनाइट। रेंज के प्रॉब्लम में बहुत फंसोगे, फिर से कह रहा हूं। अच्छा ए नेगेटिव है क्वाड्रेटिक का, तो सर रेंज कैसा? माइनस इनफाइनाइट से -d/4a तक, सही है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए साहब, किसी को कोई डाउट है छोटा सा भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल फटाक से और उसको सॉर्ट आउट करके हम लोग बढ़ जाएंगे अगला टाइप फंक्शन में, है ना। इस पे ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करना है, अपने को लास्ट में इसको और पढ़ना है। चलिए फिलहाल एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी से देता हूँ, फटाफट करके मेरे को बता दो। fx इज इक्वल टू x³ माइनस, सॉरी x कह रहा हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6, 5x प्लस 6, है ना। आपको पहला फाइंड करना है डोमेन, दूसरा फाइंड करना है रेंज। अब तो आपके पास फॉर्मूला भी है साहब, ग्राफ बनाने का कोई झंझट नहीं। fx इक्वल टू लिखा x² माइनस, है ना, 3x प्लस 2, इसका फाइंड करना है डोमेन और आपका फाइंड करना है रेंज। जल्दी से बन गया क्या? यस सर, देख -1/4 से इंफिनिटी रेंज। लेता हूँ भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है पूछ लेंगे, साइलेंट में नहीं है। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी से बोर्ड रब कर दे रहा हूँ, बट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं आए तो हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं आए तो आराम से आप स्पीकर ऑन करके मेरे से बात कर सकते हैं कि सर इस चीज में डाउट आ रहे हैं, ठीक है, बट साइलेंट नहीं रहना है। नहीं सर नहीं समझ आया, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं अपन। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, डोमेन माने क्वाड्रेटिक है सर, पॉलिनोमियल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं सर, डोमेन आर हो गया। इसमें भी डोमेन सर क्या हो गया? आर, कोई डाउट है ना, इसमें कोई लोड नहीं है सर। रेंज की बात करेंगे सर, मैंने देखा कि सर यहाँ पे A1 है, यानी क्या इसका मैंने लिख लिया कि सर A पॉजिटिव, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका अगर, है ना, बिकॉज यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, बिकॉज ऑफ A कैसा है? पॉजिटिव है, इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन -d/4a से इनफाइनाइट। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर खत्म हो गया इसका। -d माने कितना लिखूंगा? -b² - 4ac, भर देना है। नीचे कितना लिखना है? 4a से कहां तक दौड़ेगा? इनफाइनाइट। सभी बच्चों को पता होगा कि सर इसका b कितना दे रखा है, b दिया -5
से 4a इंटू में कितना 6, सही है, और नीचे लिख रहा हूँ 4 इंटू में 1 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इसका जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है मैंने देखा -25 और ये 24 में से आप देख लीजिएगा, 25 में से 24 गया 1 और आगे माइनस इसको गिफ्ट में देगा तो -1, सही है साहब। तो ये आ गया आपका -1 और नीचे कितना दे रखा है 4, तो इसका आंसर आ गया -1/4 से इनफाइनाइट। किसी को डाउट है इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन, इसका रेंज देखते हैं, फिर से वापस बात कर लेते हैं, बिकॉज इसका भी 1 दे रखा है यानी a = 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका भी रेंज कितना आ जाएगा, रेंज लिखेंगे -d/4a से इनफाइनाइट। देखिए इसको पुट करें, सेम क्वेश्चन है, डाटा सिर्फ चेंज किया मैंने, कॉपी कीजिए इसको जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। आइए साहब, अब क्या है ना कि हमने जो चीजों को पढ़ा है उसको थोड़ा सा और डिटेल में ले लेते भाई, समझना अच्छे से। अभी जो पढ़ा रहा हूँ, जो चीजों को सीखते हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको, इसको याद रखना हमेशा। रिमार्क में एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको, y = x2 लिया, दूसरा आपके सामने लिख रहा हूँ y = x² लिया, तीसरा आपके सामने ग्राफ ले रहा हूँ, है ना, y = x लिया। बहुत अच्छे से चीजों को समझना भाई साहब आपको, है ना। इसमें सिमिलर, है ना, इसमें कह सकते हैं कि पावर्स का चेंजेस दिखा रहा हूँ। पावर का चेंजेस का क्या मतलब है, ये क्यूबिक है, सही है, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। अच्छे से समझते हैं चीजों को, ध्यान देना। तो मैंने क्या करा, क्यूबिक का ग्राफ बनाया, सभी को याद होगा मैंने स्टार्टिंग डेज में 10 बेसिक ग्राफ पढ़ाया था, ठीक है, और x³ का ग्राफ मैंने बताया था उल्टा फॉर्म, सही है, इसका ग्राफ ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं y = x² का, तो सभी को पता होगा कि सर ये पैराबोला है, और अभी भी सीखा हमने, देखिए सर a इसका पॉजिटिव है, सही है, वर्टेक्स कितना 0 0 होगा, सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ ऐसा, और सभी ग्राफ मैंने पढ़ा रखा है आपको। और ये जो ग्राफ है पूछ सकता है, नहीं भी तो पूछ लो सर ये ग्राफ नहीं आता, फिर से रिपीट कर दो, देख लो आप आराम से। किसी को कोई डाउट है भाई? चलो कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है ना। अच्छा, तो रिमार्क में क्या लिखना है, बस मैं इससे पूछना चाहता हूं आपसे कि इसका डोमेन बताना है आपको, फिर उसके बाद में रेंज बताना है, सही है। तो आप देखेंगे इसका डोमेन जो आएगा वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, यानी डोमेन कितना आ रहा है इसका r, है ना। तो रेंज की भी बात करूंगा तो रेंज देखेंगे -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ रहा है, इसका रेंज कितना हो गया r, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन इस क्वांटिटी की बात करूं मैं, तो यहाँ पे डोमेन देखेंगे आप, डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना आ रहा है r, सही है, डोमेन ऑफ द फंक्शन r, बट रेंज अगर मैं बात करूं तो रेंज देखने के लिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी। तो 0 पे क्लोज में लिया और ये इनफाइनाइट, बहुत अच्छा। इसको देखिए, इस ग्राफ को देखें, ध्यान से देखेंगे, इसका डोमेन भी आ रहा है और इसका रेंज भी आ रहा है, इसका डोमेन r और रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया r। चलिए, तो सर इसने लिखाया क्यों, इसने सीखा क्या हमने, बस बेसिक सा बात सीखना जो समझना कि देखिए सर ये जो है ना, ये जो पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था कि जितना भी x का पावर जो होगा वो नेचुरल नंबर हो, वो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखना ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये ऑड डिग्री है, ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है कि सर ये जो है ना कि पावर जो दे रखा है पॉलिनोमियल का, ऑड डिग्री है। अच्छा, ये कैसा है, इवन डिग्री, ये कैसा है, ऑड डिग्री। आपने देखा सर यहाँ पे देखो जरा ध्यान से कि अगर ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल आता है तो उसका डोमेन भी r होता है, सॉरी डोमेन भी r होता है और रेंज भी r होता है, यानी आज से दिमाग में रखना है कि कभी भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल डोमेन r, रेंज r, बात खत्म, सही है। चलिए, लेकिन सर इवन डिग्री का आ जाए तो देखना उसका डोमेन तो r होता है बट रेंज r नहीं होता, वो 0 से इनफिनिट। लेकिन सर 0 से इनफिनिट हमेशा होगा क्या, नहीं यार, है ना। रेंज के बारे में हम लोग अकॉर्डिंग टू फंक्शन बात करेंगे जब इवन डिग्री का फंक्शन हो। रिपीट कर रहा हूं कि इवन डिग्री का आएगा डोमेन r होगा, बट उसका रेंज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ या अकॉर्डिंग टू द फंक्शन बात करेंगे। लेकिन ऑड आएगा तो डोमेन r इधर डोमेन के आगे निकल जाएगा, ये भी ऑड डिग्री, डोमेन देखेंगे इसका r, रेंज क्या, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लेना जल्दी से, मैं इसको मिटा कर रिमार्क में वो पॉइंट लिख देता हूं। चलिए बात कर लेते हैं रिमार्क में पहला पॉइंट, रिमार्क में पहला पॉइंट लिखना है, इफ a polynomial function have odd degree then its range and domain always, है ना, मैं ये भी लिख देता हूँ, then its range of the function belongs to r, है ना, domain of the function belongs to r, याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट,
है ना, कि polynomial function have even degree, then it's यहाँ पे लिख लेंगे range of the function, sorry, domain of the function belongs to R, but range लिख देंगे, but range of the function according to the, है ना, according to the given question, है ना भाई सब याद रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 बताता हूं। अब आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं, क्या है चलो समझना, fx = k, क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल, और सभी को याद होगा कि सर इसका ग्राफ ऐसा होता है, सही है। तो इसका मैं लिख देना, चलो फटाक से, डोमेन इसका r होगा, दूसरा रेंज ऑफ द फंक्शन ये सिर्फ कांस्टेंट k होगा। ये मैं रिपीट कर चुका हूं, फिर से जल्दी से इसको कॉपी कर लो। बहुत ही अच्छी बात बताया मैंने, समझना अच्छे से। कभी भी पॉलिनोमियल का डिग्री ऑड दिखे ना भाई साहब, डोमेन आर रेंज आर, कुछ बोलना ही नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन मान लो सर पॉलिनोमियल इवन हो गया तो डोमेन आर बोलेंगे, लेकिन रेंज के बारे में नहीं कह सकते, उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कांस्टेंट आ जाए तो डोमेन आर है सर, और रेंज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हो, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो मैं इसको बिठा रहा हूं। चलिए अब हमने क्या करा कि सर यहाँ पे देख लिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बहुत जानकारी ले ली है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन में बहुत सारा जानकारी ले लिया हमने, कंडीशनली सब कुछ देख लिया उसमें, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से, आइए है ना, एक बात कर लेते हैं, फटाफट करके स्टार लगा के लिखेंगे। अब जो हम लोग अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे है ना, लिखिएगा रैशनल फंक्शन, जल्दी से, रैशनल फंक्शन, उसके बाद आ जाता है इर्रेशनल फंक्शन, ठीक है। 2 पॉइंट लिखना जल्दी से, छोटा छोटा स्पेस करके। रैशनल फंक्शन क्या होता है, सीधा सीधा बता दूं कि एक फंक्शन इस तरह से दे रखा होगा fx/gx के फॉर्म में, ठीक है, या कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे फंक्शन अपॉन डिवाइड में रहेगा, यहाँ पे लिखना है gx जो होगा नॉट इक्वल टू 0, और साथ में बोलना है आपको यहाँ पे where fx and gx आर पोलिनोमियल फंक्शन, समझना अच्छे से। इसका एग्जांपल दे देता हूं आपके सामने, इसका क्या मैंने लिखा है इसके बारे में समझते हैं। सुनो अच्छे से देखो, मैंने बोला कोई भी फंक्शन को fx/gx के फॉर्म में लिख दो, वो रैशनल फंक्शन है, ठीक है। और रैशनल फंक्शन में क्या बोला है कि fx और gx दोनों कैसे होंगे? पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का मतलब होता है x का डिग्री नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि देखो साहब एक hx फंक्शन लिख रहा हूं आपके सामने कि देखो x² + x + 1 और नीचे लिख दिया x³ - 1, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी क्या ये रैशनल फंक्शन है? हाँ बिल्कुल है। आप देखेंगे कि सर fx/gx के फॉर्म में है और साथ में x का डिग्री पॉलिनोमियल यानी नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके सामने कि क्या ये रैशनल फंक्शन है, तो fx = लिख दिया आपके सामने 1/x² + 1, क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये एक क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ रैशनल फंक्शन। कॉपी कीजिएगा इसको सर 1/x², हाँ 1/x² + 1, ठीक है सर। 1/x² + 1, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो रैशनल फंक्शन के बाद जो हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे वो होता है इर्रेशनल फंक्शन, ठीक है। इर्रेशनल फंक्शन को पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। तो इर्रेशनल फंक्शन का क्या है समझिएगा अच्छे से। इर्रेशनल फंक्शन, ठीक है, ध्यान समझते हैं। इर्रेशनल का फंक्शन का क्या मतलब है समझिएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे अ फंक्शन which contain, है ना, a function which contain है ना rational power, rational comma irrational power, है ना, स्लैश लेकर के irrational power of variable is known as irrational function। इर्रेशनल फंक्शन सिंपल सा बात है, सब इसको दिमाग नहीं लगाना, समझो। इर्रेशनल का मतलब क्या, कोई भी फंक्शन जिसके वेरिएबल पे रैशनल पावर हो या इर्रेशनल। रैशनल पावर, इर्रेशनल पावर का मतलब हो गया कि क्या सर वहां पे नेचुरल पावर भी हो सकता है क्या? रैशनल नंबर सारे कैसे होते हैं, सॉरी
यहाँ पे कह सकता हूँ नेचुरल नंबर सारे रैशनल नंबर होते हैं, बट सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है। तो खैर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके सामने कैसा कैसा पावर होगा। लो यहाँ पे एक फंक्शन दे रहा हूँ आपके सामने, देखो यहाँ पे x³ है प्लस ऑफ रूट अंडर x है डिवाइडेड बाय x के पावर 1/5 है प्लस में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 है। आप सीधा सीधा इरैशनल फंक्शन का मतलब समझ रहे हो कि गंदा गंदा पावर ऑफ x, इसको डरावना लग गया ना कि भाई सब देखते ही डर लग जाएगा यार कैसा गंदा सा फेस दिखा रहा है इसका। समझ रहे हैं कि सर इरैशनल का मतलब सर रैशनल पावर ऑफ वेरिएबल। क्या ये एक रैशनल फंक्शन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, सॉरी इरैशनल फंक्शन हो सकता है। ध्यान से देखना, मैंने लिखा x के पावर 1/3 प्लस ऑफ x के पावर 1/5 डिवाइडेड बाय रूट x यानी x के पावर 1/2। हाँ एक ऐसा फंक्शन इरैशनल, सीधा बोल देना कि वेरिएबल के पावर में रैशनल, या फिर कह सकते हैं इस तरह का भी रूप आ सकता है। यहाँ पे लिखता हूँ x के पावर में √2, गंदी गंदी पावर ऑफ x इज नोन एज इरैशनल फंक्शन। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, तो बस ये डेफिनेशन के लिए था, इसमें ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने रैशनल इरैशनल तक पढ़ लिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी अलजेब्रिक फंक्शन में पढ़ रहे थे और अलजेब्रिक फंक्शन में हमने 3 पॉइंट को पार कर लिया, पॉलिनोमियल है ना, उसके बाद हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल का एक कांस्टेंट। अभी आइडेंटिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेटर में बात करूंगा उस पे। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो फंक्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन लिखिएगा साहब, मॉडुलस फंक्शन। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, सभी को दिख रहा है इस पे? यस सर। यस सर। क्या ये दिख रहा है इस पेन से, इस मार्कर से दिख रहा है, इस पेन से? यस सर। चलो ठीक है, एक्चुअली क्या है कि Yes, sir. खत्म हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान देना। मॉडुलस फंक्शन भाई साहब समझना, मॉडुलस फंक्शन क्या है इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। आपको मैं बता दूं कि इसको 11th में थोड़ा सा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो 11th के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको थोड़ा सा टॉप लेवल पे लेके जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा, समझ रहे हैं यहाँ से, कि मान लिया कि सर एक x है और जो कि x बिलोंग्स टू r है। x बिलोंग्स टू r का मतलब ये होता है कि x को कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं देन लिखेंगे then magnitude of x, then magnitude of x is known as modulus of x। ध्यान देना अच्छे से, रिपीट। हाँ तो मैं बता दूं कि मॉड क्या होता है या मॉडुलस क्या होता है। फंक्शन तो बाद में देखेंगे, पहले मॉड की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा कि आपके सामने x रखा है, जो कि x को आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। तो उस x का मैग्नीट्यूड लेना, वही कहलाता है आपका मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि एग्जांपल है ना, जैसे इसका पॉइंट नंबर 2 लिख दूं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड x, है ना, समझना अच्छे से, मॉड x। अब ये एक बात मैं अगर बात करूं आपसे कि भाई साहब एक बात बताओ कि सर मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ना कि आप उस क्वांटिटी को कितना बड़ा सोच सकते हैं। बड़ा सोचने का मतलब आपके हाथ में नहीं होगा, वो x आपके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब बड़ा कोई भी चीज होता है, नेगेटिव तो नहीं सोच सकते हम लोग कभी भी सोचते तो पॉजिटिव सोचते हैं। या तो फिर इसको ऐसे समझें कि x का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि ओरिजिन से उस पॉइंट का या उस वैल्यू का दूरी कितना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड का मतलब, और ये बात याद रखना कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहना चाहता हूं, समझना अच्छे से कि इट इज ऑलवेज, है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, या सीधा सीधा लिख लो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ध्यान समझना, लेकिन इसका पॉइंट नंबर 4 जो लिख रहा हूं ये बहुत ही काम का है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट यही पे लिखेंगे बट इट हैज टू साइन। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। ये होता हमेशा पॉजिटिव है, बट इसका 2 साइन होता है भाई साहब। अब समझ लेना इस चीज को, 2 साइन जो होता है वो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखते हैं, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। पहले तो मैं बता दूं कि मॉडुलस फंक्शन में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, पहले तो मैं मॉड के बारे में बता रहा हूँ कि मॉड क्या होता है। मॉड का मतलब किसी भी वैल्यू का मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है साहब, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब आप कुछ भी रखो पॉजिटिव देगा, ठीक। अब मैंने बोला कि इसको दिखाते कैसे हैं, तो सेल्फी के बाद फोटो ऐसा आता है ना, 2 लाइन के बीच में एक एक्स, ठीक है। अब समझना अच्छे से, एक्स लेने के बाद में क्या होता है साहब, अभी हम देखेंगे कि सर ये होता कैसा है, हमेशा पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड के बारे में भूल गया ओके। अब इसके बाद क्या, सर होता हमेशा पॉजिटिव है लेकिन ये साइन 2 रखता है,
होता हमेशा पॉजिटिव है, बट इसके पास साइन दो होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सर तो आप पूरे पॉजिटिव होता है, सिर्फ एक पॉजिटिव, भाई साहब उसका साइन है लेकिन होगा हमेशा पॉजिटिव। अब एग्जांपल के लिए समझिए, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ चीजों को समझना। जैसे मैंने लिखा कि 3 mod 3 बताइए, mod 3 बताइए, तो मैंने बोला था ये होता हमेशा पॉजिटिव है। अब मैं बोलूं कि सर -3 का mod बताइए, तो मैंने बोला ये हमेशा होता कैसा है, मतलब कुछ भी डालो भाई साहब वो बाहर पॉजिटिव। यानी क्या एक ऐसा फंक्शन है कि रियल लाइफ में आप देख सकते हैं इसको कि भाई साहब आपके सामने ना कोई भी पर्सन आके बोल देना कि भाई ते बहुत ही बुरा इंसान है ना, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो अपने आप को मॉड बना लो, मेरे से ही होगा, मैं बहुत अच्छा इंसान, दुनिया में कुछ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। मॉड का बहुत ही अच्छा फायदा है भाई साहब, समझिएगा जीवन में, है ना। मैंने पहले बताया था कि मैथ एक बहुत ही सामाजिक विषय है, ठीक है। और बात करते हैं, तो मॉड 3 का मतलब 3, -3 का मतलब 3, ठीक है। अच्छा सर एक एग्जांपल और ले लो, अगर मैं बात करूं आपसे कि सर यहाँ पे -1.2 का मतलब क्या होगा, सीधा सीधा सर इसको बाहर निकाल दो आप 1.2 के साथ, होता हमेशा पॉजिटिव। अच्छा सर एक बात बताओ, यहाँ पे -4.3 ले लो तो इसका मॉड क्या आएगा, सर 4.3 होगा, और क्या होगा, इसको कॉपी करें जल्दी से। सही है साहब। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन के लिए फिर से बोलो, एक्स को रियल नंबर लिया, एक्स को रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, उसका मैग्नीट्यूड ही आपका मॉडुलस होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो ये मॉड के बारे में बात, मॉड फंक्शन होता है क्या, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए और आगे डिटेल में लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा, ये मॉड के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख लिया है। चलिए आइए बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके सामने लिखता हूँ मॉड फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन से तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मॉड फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट समझना, पहले तो सर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान से देखिएगा, fx इज इक्वल टू, fx को ही कई लोग बोलते हैं भाई, भाई साहब घबराना बिल्कुल नहीं, y को ही fx कहते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू fx बोला, fx इक्वल टू मॉड x बोल दो, तो यही है वो आपका मॉडुलस फंक्शन। ध्यान से इसको देख लीजिए, आपके सामने पहली बार साक्षात दर्शन देने के लिए आ गया भाई साहब, चीजों को फिर से समझना। y इज इक्वल टू fx ही बोलते हैं, और fx इक्वल टू ये दो डंडी, यानी क्या हो गया ये मॉडुलस फंक्शन, इसी को कहते हैं हम लोग मॉड फंक्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ना इसका पॉइंट नंबर 2, है ना। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 आपको जो बताना चाहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ब्रेकेट सीखिएगा, ठीक है। अच्छा पहला तो मैं यहाँ पे बता दूं कि हाउ टू फाइंड टर्निंग पॉइंट, हाउ टू फाइंड टर्निंग पॉइंट, है ना, हाउ टू फाइंड टर्निंग पॉइंट, हाउ टू फाइंड टर्निंग पॉइंट ऑफ मॉड फंक्शन, टर्निंग पॉइंट ऑफ मॉड फंक्शन, सीधा सीधा बात कर रहा हूँ, हाउ टू फाइंड टर्निंग पॉइंट ऑफ मॉड फंक्शन। जैसे मान लो ना कि टर्निंग पॉइंट क्या करना है, इसको कैसे निकाला वो बता दो, यहाँ पे लिख दो, है ना, put the function which is inside the mod, सिंपल सा लॉजिक बोला भाई, साफ साफ हिंदी बोल रहा हूँ, है ना, इंग्लिश में तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, समझना अच्छे से। पुट द, यहाँ पे लिखा पुट द फंक्शन विच इज इनसाइड द मॉड, मतलब मॉड के जो अंदर है उसको पुट करना है, कहाँ पुट करना है, यहाँ पे लिख देते हैं इनसाइड द मॉड इन फ्रंट ऑफ जीरो, यानी इन फ्रंट ऑफ जीरो, जीरो के सामने छोड़ दो भाई। तो मैंने लिखा एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसका टर्निंग पॉइंट कैसा होगा, जैसे मान लीजिए कि fx इक्वल टू आपके सामने दिया मॉड x, सही है, तो इसको क्या करना है, जीरो के सामने छोड़ दो, तो टर्निंग पॉइंट क्या आ गया, जीरो, इसी को बोल देंगे टर्निंग पॉइंट, सिंपल सी बात है। सर नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और, सर मान लीजिए आपके सामने कल के डेट में मैंने ऐसे लिखा कि fx इक्वल टू मैंने लिखा x - 1, है ना, और इसका मॉड लगा दिया, सर टर्निंग पॉइंट बता सकते हो क्या, बिल्कुल बताऊंगा सर, ये देखो सर x - 1 को जीरो के सामने छोड़ दो, सर देखो इसको x को, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, कॉपी कर अदरवाइज, ये इसका टर्निंग पॉइंट को हम लोग आगे चल के थप्पड़ बोलेंगे, कि थप्पड़ कितना है इसका बताओ, सही है। चलिए तो हमने अभी पहले बता दिया कि मॉड फंक्शन कैसा दिखता है, ठीक है, ये ऐसा दिखता है साहब। अच्छा इसके बाद टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, अंदर वाले फंक्शन को जीरो के सामने छोड़ दो, वो टर्निंग पॉइंट दे देगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अगला पॉइंट है, भाई साहब समझना अच्छे से, अगर इस बात को नहीं समझे तो आप मॉड नहीं सीख पाएंगे, और ये मॉड आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि आप जब तक आप कैलकुलस पढ़ेंगे, अगर वो डिफरेंशियल हो या फिर कैलकुलस यानी इंटीग्रल हो, दोनों में परेशान हो गया, इसलिए बहुत अच्छे समझना। पॉइंट नंबर 3 में बात कर रहा हूँ, और यही सबसे खतरनाक और सीखने वाला बात है, जो कि सबसे आसान। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने ब्रेकिंग ऑफ मॉड, ब्रेकिंग
ब्रेकिंग ऑफ मॉड फंक्शन। ब्रेकिंग ऑफ मॉड फंक्शन क्या मतलब है कि मॉड फंक्शन को कैसे तोड़ा जाता है। तोड़ते क्यों है सर, ये समझ नहीं आया आपने। तोड़ेंगे सर जब x का इंटरवल दे रखा हो। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ आपको, when interval is given, when interval of x है ना, interval of x is given, जो भी आप इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा, when interval है ना, interval of inside mod function, inside modulus function is given। अब क्या ये इंग्लिश में भाषण क्या समझना, जैसे मॉड के अंदर में जो भी फंक्शन होगा ना उसका अगर इंटरवल दे रखा होगा तभी ब्रेकिंग करेंगे। तो पहले इसको तोड़ना सीख लेते हैं। हर बार आपको इंटरवल देगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको तोड़ना आना चाहिए। कैसे तोड़ते हैं समझना, बहुत अच्छे समझना। जैसे मान लो कि आपको सामने मैंने यहाँ पे दिया है y = fx और fx = आपको दिया है mod x, सही है। इसको तोड़ेंगे कैसे, fx = मैंने लिख लिया mod x, समझना अच्छे से भाई साहब। fx = यहीं पे लिख रहा हूँ है ना, fx = mod x दिया, इसको तोड़ेंगे कैसे समझना। पहले इसका थप्पड़ बताओ, सभी लोगों को पता है थप्पड़ इसका 0 है, यानी टर्निंग पॉइंट, सही है साहब। टर्निंग पॉइंट 0 है। अब समझना, टर्निंग पॉइंट अगर 0 है तो सोचना कैसे, बुद्धि यहाँ पे लगाना, समझना सभी के पास भरपूर मात्रा में, ध्यान समझना। टर्निंग पॉइंट अगर 0 है तो आपको बस दो बातें लिखना है, क्या, टर्निंग पॉइंट से बड़ा या उसके बराबर, टर्निंग पॉइंट से छोटा या उसके बराबर। यहाँ इक्वल टू भी लगा सकते हैं आप। कई लोगों को बता देता हूँ, बुक्स में बहुत जगह क्या क्या लिखा सुन लो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बोथ आर ट्रू। अच्छा ये भी लिख सकते हैं, हाँ ये भी सही है, सही है। या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं, तो घबराना मत। बेसिकली क्या है कि हम लोग अपनी सुविधा के लिए हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट 0 है तो टर्निंग पॉइंट से बड़ा या उसके बराबर, टर्निंग पॉइंट से छोटा उसके बराबर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा लिखेंगे नहीं, वहां पे इंक्लूड हो गया 0, ठीक है। फिर से रिपीट करो, डायलॉग क्या रिपीट करते हैं, टर्निंग पॉइंट निकला 0, कैसे निकालते हैं टर्निंग पॉइंट, इनसाइड फंक्शन को 0 के सामने कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x = 0, तो टीपी आ गया सर 0, सही है। तो टर्निंग पॉइंट से बड़ा या उसके बराबर, टर्निंग पॉइंट से छोटा या उसके बराबर, यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख, हमेशा नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे आपने टर्निंग पॉइंट से बड़ा सोचा, बस ये मॉड हट जाएगा भाई, मॉड हटेगा x बाहर निकल जाएगा, सही है साहब। अच्छा जैसे ही आपने x से छोटा सोचा, मॉड हट जाएगा और x के आगे माइनस लेके चले आएंगे। किसी को कोई डाउट है फिर से पूछ लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट से बड़ा सोचोगे तो मॉड हटेगा, x आएगा, यानी क्या वो डंडा हट जाएगा, फंक्शन बाहर आ जाएगा। अच्छा जैसे आप x से छोटा सोचोगे, यानी क्या, टर्निंग पॉइंट से छोटा सोचोगे तो डंडा तो हटेगा, लेकिन आगे इसको माइनस में गिफ्ट देगा, सही है। चलिए इसको समझ लीजिए अच्छे से। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो अभी अभी हमने सीखा था, चीजों को समझना अच्छे से। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, सुनो। अगर मैंने fx = लिखा है यहाँ पे mod x, बहुत अच्छे समझना एक चीज को, at x = 3 है ना, 3 नहीं -3 है। हम लोग बोलते हैं ना सर मुंह फाड़ के हमेशा लिखते हैं -3 = 3, डायरेक्टली नहीं होता वैसा, समझना। अब वैसे का रीजन दे रहा हूँ। अब अगर क्या कहता हूँ सर x = -3 रखा है, तो समझना अच्छे से, आप अपने x = -3 ले लिया है। -3 कैसा है, ये 0 से छोटा है, नेगेटिव है, नेगेटिव। 0 से क्यों बात करो सर, क्योंकि इसका थप्पड़ 0 है, टर्निंग पॉइंट 0 है। टर्निंग पॉइंट 0 से छोटा ले रहे हो तो क्या सर ये -x देता है क्या, हाँ बिल्कुल -x देता है। तो ये फंक्शन कैसा आएगा, fx = -x, सही है साहब। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फुलफिल कर दे रहा हूँ, देन f(-3) कितना होगा, सही है। तो ध्यान से ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, fx ये दिया था तो at x = -3 कितना होगा, तो मैंने बोला ये -3 है। टर्निंग पॉइंट जो ये देखा है 0, टर्निंग पॉइंट से छोटा है, तो फंक्शन जो निकल के आया वो कैसा आया, -fx, क्या चाहिए, -3। तो f(-3) कितना, 3। क्या बोला था मैंने, होता हमेशा पॉजिटिव है, बट ब्रेक करना ऐसे आना चाहिए, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, कहीं भी छोटा सा डाउट है फिर से रिपीट करता हूं। अभी और 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। इसको मॉड को ब्रेक करना जिसको आ गया समझ लो बहुत, है ना, जंग आधी जंग तो वो जीत गया है। कहीं कोई डाउट पूछ लो, तब तक मैं थोड़ा इंक का काम कर लूं जल्दी जल्दी से। कहीं पे किसी को भी ब्रेक करने में डाउट आ रहा हो कि सर समझ नहीं आ रहा क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। पहली बात तो सर आपका लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा, चाइनीज बोल रहे हैं क्या, भाई साहब हिंदी में बात करो, ठीक है। चलिए और बात करते हैं, बहुत धीरे धीरे से बात करते हैं, मिटा रहा हूं इसको। चलिए बहुत अच्छा आपने सीखा, थोड़ा देर के लिए और बात करते हैं। हम लोग ना 4-5 क्वेश्चन करेंगे, तोड़ के रहेंगे आज इसको और सीख के रहेंगे, चीजों को समझना भाई साहब।
जिसने मॉड को ब्रेक करना सीख लिया सब लोग बहुत कुछ सीख गया। चलो अगला एग्जांपल, इसको ब्रेक करना है। एग्जांपल क्या है, fx इक्वल्स टू mod x माइनस 1। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा तीसरा आप करना। चलो देखो इधर, fx इक्वल, मैंने इसका थप्पड़ देखा, थप्पड़ इक्वल टू 1 आ गया भाई साहब, टर्निंग पॉइंट 0 के सामने। मैं और अच्छे से लिख देता हूं, x माइनस 1 को टर्निंग पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट को मैंने क्या करा, x माइनस 1 को 0 के सामने, यानी x इक्वल टू 1। सही है। अब क्या करना है देखना करना क्या है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, टर्निंग पॉइंट से बड़ा या 1, टर्निंग पॉइंट से छोटा 1। सही है सर, जैसे ही आपने टर्निंग पॉइंट से बड़ा रखा, ये डब्बा यानी ये ढक्कन यानी लाइन ये हट जाएगा सर, क्या आ जाएगा, x माइनस 1। सर टर्निंग पॉइंट से छोटा रखा, माइनस लेके आ जाओ सर। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। सही है, चलिए अगला एग्जांपल सभी लोग ट्राई करेंगे। 2 एग्जांपल देके जा रहा हूं, जल्दी जल्दी से बताना। mod x प्लस 1 का आपको ब्रेकेज करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, fx इक्वल टू यहाँ पे दे रहा हूं आपके सामने mod x माइनस 5 का ब्रेकेज करना है। जल्दी जल्दी से बताना, आपको टाइम लिमिट 1 मिनट, जल्दी से। सर x माइनस 5 जब x ग्रेटर देन 5, तो माइनस ऑफ x माइनस 5 x लेस देन 5। ऐसे उसमें आंसर आ गया सभी का? यस सर। बाकी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। चलिए चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। सभी लोग को जानते हो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इसका जो आंसर आया होगा इसको मैं ब्रेक करके यहाँ पे दिखा दूं आपके सामने। इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो टर्निंग पॉइंट कितना है, -1। सही है ना। अब टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। टर्निंग पॉइंट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x + 1 = 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -1। अब क्या करना है, -1 से बड़ा सोचना है और -1 से छोटा, बस सिंपल। बड़ा सोचा तो जैसे ये बड़ा सोच रहे हो आप, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 1, वो मॉड हट जाएगा, +1 आ जाएगा। सही है ना। दूसरा क्वेश्चन जो दिया था मैंने, fx इक्वल टू mod of x - 5, ठीक है ना। इसका टर्निंग पॉइंट सभी को पता चल गया होगा कि सर ये 5 है, 5 से बड़ा सोचेंगे, 5 से छोटा सोचेंगे, तो ये फंक्शन कितना करता है, x - 5 ऊपर में और नीचे में माइनस ऑफ x - 5, और यहाँ पे आ गया x - 5 और आगे माइनस। सही है ना। चलो भैया आगे बात करते हैं। अब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए अब जो रिमार्क लिखा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझ देना। यहाँ पे रिमार्क लिखा रहा हूँ उसको लिखेंगे आप। रिमार्क में क्या लिखाना चाह रहा हूँ बहुत डिटेल से समझना इसको। चलो पहला पॉइंट तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिमार्क में क्या लिख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी दिन आपको अंडररूट में x² दे दे, अंडररूट में x² दे दे, फिर से रिपीट करो बहुत अच्छे समझना। कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर में कोई स्क्वायर क्वांटिटी आके फंस जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, उसको एज इट इज x नहीं लिखना भाई साहब, उसको mod x लिखना है। मॉड क्यों लिखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट एक क्वांटिटी है जो कि वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने इसको मॉड लगाया। आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंडररूट के अंदर x² भैया मॉड आएगा और अंदर में जो फंक्शन है वो डिग्री हटा के आएगा। जरा अगर समझ में आ गया हो तो बहुत जल्दी से अमीर बच्चों बताएं इसको जल्दी से कि sin² x के बराबर में मैं क्या लिखूं, mod of sin x। बिल्कुल mod of sin x, बहुत अच्छा। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, जल्दी से बताना, सोच समझ करके जल्दी से। x² - 2x + 1 mod of x + 1 जल्दी से x - 1 बिल्कुल x - 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू mod of x - 1। कोई डाउट तो नहीं इसमें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी से। अगर मैं बोल दूं अंडररूट ऑफ
यहाँ पे लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ, मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा tan स्क्वायर x, mod of 10x, mod of 10x. बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mod of tan x। एक एग्जांपल और, है ना, एग्जांपल नंबर यहाँ पे अगर मैं लिख दूं आपके सामने, बहुत अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें आपको थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द तो होगा। 1 plus cos square x. ये क्या है? हाँ, दर्द mod हुआ cos होगा, x, मैं समझ- mod cos x. ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही फेमस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x, देखिए क्या, और नीचे कितना लिखा हुआ बाई 2, 2 से 2 कट गया, मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ कितना, cos स्क्वायर x, और ये भवात कितना आ गया, mod cos x। सर, आपको आपसे वीडियो याद बंद रखना है हो कि गया कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर क्वांटिटी फंसेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, वो फिर से वो वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए, वीडियो पॉज कर। ये वाला? यस सर। अच्छा, अरे ये तो अपने को पता ना भाई साहब, 1 plus cos 2 थीटा बराबर कितना, 2 cos, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 minus cos 2 थीटा which is equal to कितना, 2 sin स्क्वायर थीटा। होप आपको समझ में आ गया हो? यस सर। ठीक है, तो मैंने 1 plus cos 2 थीटा के बराबर में लिखा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर अंडर रूट में फंसा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए मॉड लगाऊंगा। ठीक है, आपको ये रटना नहीं है कि सर इतना ही फंक्शन है जो मॉड में लिखना है, क्या नहीं, आपको मैंने क्या बोला, कोई भी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई साहब नोट में, बिल्कुल समझ के रखना, मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट में कौन सा फंक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड फंक्शन। कॉपी कर लेना भाई साहब जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं बात करता हूँ, कुछ और सिखाना चाहता हूँ, ये तो बहुत ही कम है, और मिटा रहा इसको, बात करता हूँ, हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके मॉड। सर एक डाउट है, हाँ बोलो। सर अगर मॉड के अंदर 1/x हुआ तो फिर? हाँ बोलो, रिपीट कर रहा हूँ, बोलो यहाँ पे मॉड के अंदर 1/x। अच्छा, तो इसको अलग से लिख सकते हैं ना भाई, 1/mod x, ये प्रॉपर्टी में आ जाएगा, सही है। हाँ, तो यहाँ पे कह सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या मैं x को 0 ले सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं ले सकते। तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं 0 लगा दूं यहाँ पे तो ये बेचारा फंस जाएगा। आप कैसे यहाँ पे समझना, इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो कैसे ब्रेक करेंगे, इसका टर्निंग पॉइंट जो होगा वो 0 तो होगा, टर्निंग 0 पॉइंट तो होगा, लेकिन 0 को एग्जैक्ट नहीं लेना, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, ऐसे x greater than 0, x less than 0। यस सर, 1/x 1 of minus x। 0 का साइन नहीं ले सकते यहाँ पे, इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे, तो 0 से बड़ा तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा 1/x, ये -1/x। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, और ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, टर्निंग पॉइंट यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, ये बात जरूर याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्या है, मैं जो पूछना चाहता हूँ, दो क्वेश्चन है उसमें जल्दी से बात करें, सुनना चाहिए, बहुत अच्छे समझना। क्वेश्चन अपना ये है कि fx इक्वल टू लिखा है आपके सामने, है ना, मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे लिखा x माइनस ऑफ 5, है ना, x माइनस ऑफ 10। ठीक है, देन आपको बताना है कि इफ, है ना, देन यहाँ पे लिखते हैं, देन fx इक्वल टू क्या होगा इफ f, है ना, इफ x बिलोंग्स टू, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, है ना, -∞ से 5। रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, एक एक चीज को समझना, बहुत बेसिक से बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। क्या है ना कि सर ये फंक्शन दे रखा है मॉड में, अब ये मॉड में दे रखा है और साथ में बोला कि फंक्शन बताओ क्या होगा जब x का वैल्यू इतना लेगो, तो मैंने बोल दिया इंटरवल में आ गया भाई साहब, x है ना, मॉड को तोड़वा के रखेगा, मॉड को इंटरवल में ही तोड़ते हैं, और मॉड को तोड़ने का मतलब बस सिंपल सा भविष्य बात है भाई साहब, या तो वो पॉजिटिव आएगा उस इंटरवल में, या तो वो, ये कौन डिसाइड करके देगा, उसका टर्निंग पॉइंट। अब अच्छे से समझना, मैंने यहाँ पे लिख दिया fx इज इक्वल टू लिखा कि x, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ fx mod x माइनस 10, और इसका टर्निंग पॉइंट मैंने पता कर लिया है, वो 10 है, सही है। अब मैंने देख लिया यहाँ पे कि 10 से जिस दिन आप बढ़ा लोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा x माइनस 10, सही है, और जिस दिन आपने 10 से छोटा लिया तो आगे माइनस ऑफ x। आप सुनो, एक ही बात समझो सर, एक बात बताओ, x से यानी 10 से छोटा लोगे तो ये आंसर, 10 से बड़ा लोगे तो ये आंसर, बताओ सर दिया क्या है, दिया ये है कि सर -∞ से 5, सर ये 10 से छोटा है, सही है क्या, तो 10 से छोटा, ये लिखा हुआ है लेस देन 10, और अगर ये लेस देन 10 लिखा हो तो ये वाला आंसर लूं या ये वाला नीचे वाला, सही है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ जो फाइनल आंसर आया fx इक्वल टू लिखूंगा -x ऑफ -10, है ना, देन यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से 5 तक। कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। आपको मैं फिर से बता दूं,
x का जो इंटरवल देगा उसमें बस देखना है उसके टर्निंग पॉइंट से बड़ा दिया है या छोटा दिया है। बड़ा देगा तो पॉजिटिव, छोटा देगा तो नेगेटिव, सिंपल, और कुछ भी नहीं, कुछ भी बात नहीं है इसमें, बकवास एकदम करना ही नहीं है। बड़ा टर्निंग पॉइंट से देगा तो पॉजिटिव लिख दूंगा, छोटा दोगे तो मैं नेगेटिव लिख दूंगा, बस, यानी उसके आगे माइनस लगा दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, जल्दी से देखता हूं कौन बताता है। चलिए देखते हैं कौन बच्चा इसको सॉल्व करके जल्दी जल्दी से बता देगा कि सर ये तोड़ना आ गया। बस एक एग्जांपल और जल्दी से। इफ यहाँ पे लिखा मैंने फंक्शन जो दे रखा है आपके सामने, लिखा आपके सामने x प्लस 3, देन है ना, देन एट x बिलोंग्स टू है ना -3 से 4, है ना, और छोटा ले लेते हैं भाई साहब, और छोटा ले लेते हैं, -3 से 5, है ना, -3 से 5 ओपन, fx इक्वल टू क्या होगा आपको बताना है, खुला नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं। सही है, चलिए देखते हैं। तो सिंपल से इसका जो आंसर होगा बहुत ही क्लियर है ना, मैं क्लियर कर देता हूँ, समझना अच्छे से। क्या आपको देखना है कि सर इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, fx दे रखा है यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस 3, सही है। इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो टर्निंग पॉइंट दे रखा है x प्लस 3 इक्वल टू 0 विच इज x इक्वल टू -3, सही है। अब देखना है कि सर जो टर्निंग पॉइंट है -3 है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो आप ध्यान से देखना कि ये -3 से बड़ा दिया है या छोटा, बड़ा दिया है। तो अब इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो सिंपल सा आपको लॉजिक पता चल जाएगा कि सर x प्लस 3 तब आएगा जब x आप -3 से बड़ा लोगे और x -3 से छोटा लोगे, माइनस ऑफ x प्लस 3 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ये -3 से बड़ा दे रखा है, यानी क्या ये वाला आंसर लेना है। इसलिए अगर मैं बात करूं कि फंक्शन का जो आंसर आएगा सीधा सीधा लिख सकते हैं x प्लस 3, वो कब, जब x बिलोंग्स टू दे रखा -3 से 5। सिंपल सी बात है, कॉपी कीजिए इसको। सर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा। कहां पे, यहाँ पे? यस सर। नहीं कोई जरूरी नहीं, ओपन इंटरवल लिया है। आप सिंपल सोचो ना कि ये ओपन इंटरवल का मतलब 3 से बड़ा है या छोटा, ये बताओ। यस सर। 3 से जो आंसर दिया गया वो 3 से तो बड़ा ही है ना, 3 और 5 के बीच में आपको लेना है, 3 से 5 के बीच में। तो आप सोचो -3 से 5 के बीच में लेना है, तो -3 से 5 के बीच ऑटोमेटिक है कि -3 से बड़ा ही वैल्यू लेना है आपको। यस सर। तो नीचे आप लिखे x प्लस 3 जो लिखे, अगर मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है तो वो तो ग्रेटर देन इक्वल होगा ना, ग्रेटर होगा ना, बस साइन जो वहां पे यूज किए हुए है। यस सर। ये वाला नहीं सर, जहाँ पे अभी उससे पहले आप इशारा, हाँ वहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू लिखे है। नहीं मैं आपकी बात समझ गया, इसके लिए कंफ्यूज हो कि -3 से 5 का मतलब ओपन इंटरवल का मतलब आप यहाँ पे ये कहना चाह रहा ना कि आप इस बात को समझे कि -3 से 5 के बीच में लेना है आपको, उससे बड़ा लेना है। अच्छा, आपके लिए थोड़ा सा डाउट होगा कि -3 अगर मैं लेना की बात करूं ओपन इंटरवल में -3 नहीं लेना है, -3 से 5 का मतलब हो गया -3 से ज्यादा ही लेना, ऊपर आगे क्या, आगे क्यों? यस सर। ठीक है, आपको सीधा याद रखना है कि जो टर्निंग पॉइंट है उससे बड़ा वैल्यू की तरफ भाग रहा है वो छोटा वैल्यू की तरफ बढ़ना है। एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट अगर रख दोगे ना यहाँ पे -3 अगर मैं यहाँ पे रख दूं ये 0 दे देगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 0 जो आया है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। 0 तो पॉजिटिव भी नहीं है ना तो नेगेटिव। तो ठीक टर्निंग पॉइंट पे हम लोग को चेक नहीं करना होता है, उससे बड़ा देखो या उससे छोटा। ठीक है, चलिए होप आपको समझ में आओ। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा समझ में हिच है उसको और क्लियर कर लेते हैं, जल्दी से बताना है। fx इक्वल टू लिख रहा हूं, सुनना, fx इक्वल टू लिखा आपके सामने मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 5, सॉरी माइनस ऑफ 3x प्लस 2, है ना। x बिलोंग्स टू आपको दिया मैंने 2 से 3 के बीच में, भारी नहीं है, बिल्कुल भारी नहीं है, सोचना बिल्कुल भी नहीं भारी है, नॉर्मल है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, दूसरा आप करना। ठीक है, चलो ध्यान दो, चलो बात करता हूँ, बहुत अच्छे से सुन लो, मैं बात कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से। चलो देखो जरा ध्यान से, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना साहब, तो कभी भी मॉड के अंदर में फंस गया जो ग्राफ है, और आपको पता चले ना कि जो मॉड के अंदर में सिंपल सा जो क्वेश्चन होता है वो सिंपल ना करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, तो करना क्या है आपको ना, इस फंक्शन को साइड में देख लेना है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसका बस ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ देख लेना है, इसका ओरिजिनल, मॉड का नहीं बोल रहा, इसका ओरिजिनल ग्राफ देख लेना है। आपको पता होना चाहिए कि सर इसका अगर मैं बात करूं तो a इक्वल टू 1 है जो कि पॉजिटिव है, यानी ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, सही है साहब। और अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं तो फैक्टराइज करने पे आप देखेंगे इसका जल्दी से, ये x-1 है, x-2 है इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आ गया 1 और 2,
कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब देखो जरा मैं इसको प्लॉट करूंगा अच्छे से तो समझना, x इक्वल टू 1 है 2 है, ये 1 है और ये 2 है। रिपीट कर रहा हूं फिर से, अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इस फंक्शन का, मॉड के अंदर वाले फंक्शन का ओरिजिनल ग्राफ देखें, ग्राफ क्या है उसका। तो मैंने आपको ग्राफ सिखा रखा कि अपवर्ड है और इसका फैक्टर भी हो गया, डी पे तो हमने गया भी नहीं, डी पे फैक्टर हो गया, फैक्टर के तो रूट्स भी है यहाँ पे। अब देखो जरा ध्यान से, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव का मतलब ग्राफ नीचे है या ऊपर है? नीचे है, तो बस सीधा सा आंसर इसको लिखना है। हाँ, 1 से 2 के बीच में इसका ग्राफ नेगेटिव है, लेकिन अपने x कहां से कहां दे रखा है? 2 से 3, यानी 2 से आगे बढ़ो तो पॉजिटिव, और अगर मैं 1 से पीछे आ जाऊं तो हाँ 1 से पीछे आ जाऊं तो ये भी पॉजिटिव है। रिपीट कर रहा हूं फिर से, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव है, 2 से आगे देख रहे हैं तो पॉजिटिव है ना? 1 से पीछे आ रहे हैं तो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है सर? इसका मतलब समझाइए। पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस से ग्राफ ऊपर है ना? इधर भी देखेंगे तो एक्स एक्सिस से ग्राफ ऊपर है, लेकिन सर 1 से 2 पे ग्राफ नीचे है, नीचे का मतलब नेगेटिव है। तो आपको जो इंटरवल दिया है ना, इंटरवल दिया 2 से 3 यानी 2 से ज्यादा, तो ये एज इट इज बाहर आ जाए, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सिंपल सा बात है, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूं, x बिलोंग्स टू 2 से 3। डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं ऐसा एग्जांपल फिर से लूंगा अभी, एक एग्जांपल और आपके सामने, fx इक्वल टू है ना, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे दिया और आपके सामने x लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2 से 3 के बीच में। जल्दी से बताइएगा। सर नेगेटिव। देन fx क्या होगा? यहाँ पे भी मैं पूछ लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं देख ले रहा हूँ। देन fx क्या होगा? तो ये आपका आंसर है। बहुत बढ़िया, चलिए देख लेते हैं हम लोग, साइड में चेक कर लेते हैं जल्दी से। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया -2 -3, सभी लोगों ने तोड़ दिया होगा इसको, 0 रखा। x का वैल्यू 2 आ गया, 3 आ गया। इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे रियल में तो ग्राफ इसका 2 और 3 पे ऐसे कट कर रहा है, और ये ग्राफ का जो a पॉइंट है यानी 1 a से, यानी यहाँ पे आप देखेंगे a का वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड, और ऐसे काटना हो जाएगा। सही है साहब? तो 2 से 3 के बीच में नेगेटिव आया, और 2 से इधर जाओगे तो पॉजिटिव, 3 से आगे जाओगे तो पॉजिटिव, तो 2 से 3 के बीच में। इसलिए मैं आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि आंसर आएगा आपके सामने fx इक्वल टू, बस माइनस दे देना, माइनस। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अभी इसमें छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है? आप इसको लिख लीजिए, इसको कहीं पे कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। अभी मैं तो आपको सिर्फ मॉड को तोड़ना सिखा रहा हूँ, कैसे कैसे तोड़ते हैं भाई साहब। एक छोटा सा ग्राफ और लेते हैं, चलिए रिमार्क तो पहले लिख लेते हैं, रिमार्क लिख लेते हैं। लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू, यानी fx है ना, y इज इक्वल टू मॉड fx है ना, ये लिखा। इफ यहाँ पे लिखते हैं इफ fx इज ए कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, कॉम्प्लिकेटेड है ना, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, सिंपल सा। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि इसको ना ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है? इसको लिख लेता हूँ, इफ fx इज नॉट, है ना, fx इज नॉट ब्रेकेबल, देन है ना, देन सी इट्स ओरिजिनल ग्राफ, ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल ग्राफ। सिंपल सा लॉजिक होता है भाई, है ना? लिख लीजिएगा, इफ fx इज नॉट ब्रेकेबल देन सी इट्स ओरिजिनल ग्राफ। ओरिजिनल ग्राफ में आपको देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मैं देना चाहता हूँ fx इक्वल टू, आपके सामने लिख दिया अंडररूट ऑफ, बहुत बेसिक सा दे रहा हूँ, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 है ना, और आपको बताना है x बिलोंग्स टू, समझना अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ, माइनस पाई बाय 2 से 0। देन fx क्या होगा? बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। इंटीग्रेशन में भाई साहब एकदम प्राण ले लेगा ऐसे क्वेश्चन, आपको हवा नहीं लगेगा, कहेगा हाँ 1 माइनस cos 2x क्या कहना चाह रहे हो? रिपीट करता हूं, fx इक्वल टू 1 माइनस cos 2x by 2, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से 0, देन आपको fx बताना है। कुछ देर पहले इसका फॉर्मूला हमने लिखा था। यस सर, रुकिए थोड़ा सा देर।
जल्दी जल्दी, चलिए ज्यादा इतना टाइम नहीं लेते हैं ना, इतना टाइम नहीं है अपने पास। चलो देखो मैं जो सिखा रहा हूँ समझना अच्छे से, मैं इसको बिठा रहा हूँ। पहले एक बात समझ लो, मेरी बात समझ लो। मैंने fx लिख दिया, ठीक है, fx लिख दिया सर आपने। अब मैंने लिखा अंडर रूट में, ध्यान समझना, ये लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, कुछ देर पहले लिखा हुआ था 2 से 2 कैंसिल आउट, fx इक्वल टू आपके सामने आ गया अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर x, और जैसे अंडर रूट से बाहर जो निकलेगा वो फंक्शन आ जाएगा fx इक्वल टू mod sin x। वो आपको समझ में आ गया। अब mod sin x को चेक करना है कि ये लिखते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये cos x होगा, cos क्या लिखे हैं, अच्छा 1 माइनस fx इक्वल टू, हाँ 1 माइनस cos 2x है, ठीक है ठीक है। चलिए अच्छा बात करते हैं, तो अब अपने को देखना है कि सर sin x को मेरे को पता नहीं चल रहा इसका टर्निंग पॉइंट कहां पे है। इसके बहुत सारे, हाँ sin x 0 बहुत जगह पे होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0, तो बहुत सारे जगह पे 0 होता है। तो अपने को क्या करना है, ऐसे ग्राफ में यानी ऐसे हालात में क्या करना है, ग्राफ बना लेना और देखना है इस जगह पे ये पॉजिटिव है इसका ग्राफ या नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से नीचे है या ऊपर है। चलिए sin x का ग्राफ सभी को आता है, तो ये 0 से पाई में ऐसा ग्राफ होता है और 0 से माइनस पाई में ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। ये 0 ये पाई, मैं इसका ग्राफ बोल देता हूँ, ये sin x का है। अब देखेंगे कि 0 से माइनस पाई में देखना, ये माइनस पाई बाई 2 है भाई साहब, माइनस पाई बाई 2 से 0 समय जाते समय ग्राफ नेगेटिव है इसका, यानी एक्स एक्सिस से नीचे है, तो नीचे को क्या बोलते हैं, माइनस। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया भाई, fx इक्वल टू माइनस ऑफ sin x। कॉपी कर लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सर सेकंड लाइन में क्या लिखे हैं, ये वाला लाइन, यस सर, देखो मैं बता रहा हूँ, ये लिखा है fx इक्वल टू 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लिखा है 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कटा, sin स्क्वायर x बच गया, sin स्क्वायर को मैंने मॉड लगा दिया। अब मॉड x को डायरेक्टली हम तोड़ नहीं सकते, मेरे को नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव पता करने के लिए इंटरवल दिया था, तो इंटरवल दिया था, मैंने sin x का ग्राफ बना लिया और माइनस पाई बाय 2 से 0 में देख लिया कि ये पॉजिटिव है इसका ग्राफ या नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस से नीचे है या ऊपर है, सही है, यस सर। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, सर एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, ग्राफ के बाद ठीक है। एक क्वेश्चन और भी लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस पे लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो, है ना। fx इक्वल टू मैं आपके सामने लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और इसके आगे मैंने लिख दिया, है ना, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई। आपको बताना पाई बाई 2 से पाई में क्या fx कितना होगा, जल्दी से। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कैसे परेशान करके क्वेश्चन, देख लो मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। ऐसे बोलेगा, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, पाई बाई 2 से पाई अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डीएक्स। लो क्वेश्चन बन गया भाई, भयानक क्वेश्चन बन गया, खतरनाक। मेंस में ऐसे क्वेश्चन बेसिक सब पूछ देगा और हम लोग देखते रह जाएंगे, सही है ना। इसीलिए मैं अभी इसका बेस तैयार कर ले रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं, बहुत सिंपल सा, कई बात को जानते हुए सही लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सही लिखा है क्या मैंने? यस सर। चलो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग जान सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, आपने धोखा दिया सर, इसका मतलब यहाँ पे जो आदमी बैठा होगा वो टेन स्क्वायर थीटा बैठा है, सही है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, इसलिए मैंने इसको लिखा fx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स, और अभी अभी आपने सीखा कि अंडर रूट से स्क्वायर बाहर आएगा मॉड 10x, और मैं इसको डायरेक्टली जीरो टर्निंग पॉइंट नहीं बता सकता क्योंकि इसके जीरो है ना बहुत जगह पे आते हैं, इसीलिए इसका एक्चुअल ग्राफ और 10x का ग्राफ सभी को पता है, मैंने पिछले क्लास में सिखाया था। ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, सही है। बस इतने में मेरे को ग्राफ देख लेना है। मैंने बोला था हर पाई बाई 2 पे डॉटेड लाइन बनेगा, राइट में जाके अपवर्ड चलना है ना, और लेफ्ट में जाके डाउनवर्ड। फिर से, तो ये राइट में जाना है, ये 3 पाई बाई 2 दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए तो 3 पाई बाई 2 पे डॉटेड लाइन, तो राइट में अपवर्ड और लेफ्ट में डाउनवर्ड। अब देख लीजिए जल्दी से ग्राफ कहाँ से कहाँ देखना अपने को, सर जी हाँ, पाई बाई 2 से लेकर के पाई में,
आप देखेंगे, आप यहां से जब यहाँ पे चलेंगे तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस से नीचे है, नीचे माने क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए fx इक्वल टू माइनस ऑफ 10x। कॉपी कर लीजिएगा साहब, कोई भी छोटा सा भी डाउट आप मेरे से शेयर कर सकते हैं कि सर बहुत दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, एकदम बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए और आगे बात करते हैं, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप मार्क कर लेना ताकि आप समझ पाए कि ये ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस है। चलिए बता रहा हूं मैं इसको, और आगे बात करते हैं। तो आपने ब्रेक करना सीख लिया कि कभी भी मॉडेक्स दे देना आपको, मॉडेक्स देने के बाद में बस देख लेना अपने को इंटरवल, इंटरवल देख लिया, इंटरवल में देख लेंगे कि सर वो फंक्शन है ना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो उसका ओरिजिनल ग्राफ बनाएंगे, और उस इंटरवल में देखेंगे कहीं नीचे तो नहीं आ रहा, नीचे आएगा तो नेगेटिव, ऊपर आया तो पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए कि सर ऐसा सिंपल सा ग्राफ है जिसका वैल्यू निकल गया है, उस वैल्यू से यानी टर्निंग पॉइंट से देखना है कि वो उस टर्निंग पॉइंट से बड़ा वैल्यू दिया है या उस टर्निंग पॉइंट से छोटा वैल्यू दिया। बड़ा देगा तो पॉजिटिव लिख देना है यानी एज इट इज लिख देना है, और छोटा देगा तो माइनस वगैरह लिख देना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे क्या बात करते हैं, सिंपल सा समझना। चलो देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी से समझना। अगला ब्रेकिंग सिखा रहा हूं मैं आपको, जल्दी से समझना। ब्रेकिंग सिखा रहा हूं क्या, कि यहाँ पे लिख रहा हूं fx इक्वल टू, ध्यान समझना, मॉड x है ना प्लस ऑफ मॉड x माइनस 1। दो मॉड आ जाए तो कैसे ब्रेक करेंगे सर, सिंपल सा, पहले सीख लो जो सिखा रहा हूं, बस जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इसका टर्निंग पॉइंट है 0, सही है, इसका टर्निंग पॉइंट है 1, है ना, ये सब पढ़ा रखा है, चीजों को समझना अच्छे से। टर्निंग पॉइंट निकल गया अपने पास में, टर्निंग पॉइंट के बाद ऐसे लाइन खींचेंगे। अब करना क्या है, सुनना अच्छे से, आपको टर्निंग पॉइंट से बड़ा, टर्निंग पॉइंट से बड़ा उसको नीचे लिखना है। सही है साहब, मैं जो सिखा रहा हूं बहुत अच्छे से समझना। टर्निंग पॉइंट से यानी जो बड़ा वाला पॉइंट है उस टर्निंग पॉइंट से बड़ा लिखना है सबसे नीचे, और जो सबसे छोटा पॉइंट है उसको ऊपर लिखना है। यानी क्या सिखाया, सुनना अच्छे से, टर्निंग पॉइंट से बड़े से बड़ा यानी जो बड़ा वाला है उससे बड़ा, जो छोटा है उससे छोटा, और बीच में कौन आएगा, इससे छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। फिर से रिपीट कर दूं, जो बड़ा रहेगा वो नीचे उससे बड़ा लिखना है, जो छोटा होगा उससे ऊपर लिखना है, और उन दोनों के बीच में। आइए एक एक बात को समझते हैं, पहले सीख लो अच्छे से, फिर सिखा देता हूं। सुनना, पहले नीचे आता हूं, x का वैल्यू 1 से बड़ा रखना है, 1 से बड़ा। सुनो, 1 से बड़ा अगर इसमें रखूंगा तो ये वैल्यू कैसा देगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका टर्निंग पॉइंट खुद कितना है, 0, 0 से बड़ा वैल्यू देगा क्या देगा, पॉजिटिव। तो 1 से बड़ा में ये पॉजिटिव दिया यानी एज इट इज बाहर आ गया, प्लस अब यहाँ पे देखना टर्निंग पॉइंट इसका खुद 1 है, 1 से बड़ा वैल्यू पे ये खुद पॉजिटिव देगा और 1 से छोटे पे नेगेटिव। तो 1 से बड़ा, तो बड़े पे कैसा आएगा, पॉजिटिव यानी x माइनस। कोई डाउट है इसमें पूछ सकते हो, रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, बड़े पे देखना है, 1 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव देगा, ये भी कैसा देगा, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा बात, अब 0 यहाँ पे आता हूँ, 0 से आता हूँ, 0 से छोटा, तो टर्निंग पॉइंट से छोटा सोचोगे तो माइनस देगा, तो ये कितना देगा, माइनस। फिर प्लस लगाया, ये कितना है इसका टर्निंग पॉइंट 1, और आप सोच कितना रहे हो, 0 से छोटा, इसके टर्निंग पॉइंट से ये वैल्यू कितना है, छोटा है, माइनस, तो ये माइनस ऑफ x माइनस। सही है, अब इसके बीच में सोचना है, बीच में कैसे सोचना बताता हूँ, 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू ले लो, वो है 1/2। अब देखो 1/2 क्या 0 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा है, तो टर्निंग पॉइंट से बड़ा तो पॉजिटिव x आ गया। ठीक है, 1/2 लेना, क्या टर्निंग पॉइंट से बड़ा है छोटा, छोटा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चीजों को समझना बहुत अच्छा। ये देखो जरा, ये 2x माइनस 1 है साहब, 2x माइनस 1 जब आया x 1 से बड़ा, ये देखिएगा तो ये आ जाएगा x और माइनस यानी माइनस 2x, और इधर माइनस माइनस मिलकर प्लस 1। सही है, ये लिख देते हैं 0 से छोटा। अच्छा अब ध्यान समझना, ये 1 से बड़ा है। अच्छा अगला क्या है कि सर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ये x कट गया, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 1, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ तक तो पहले ब्रेक करने में कोई डाउट हो तो पूछ लो कि सर ये स्टेप नहीं समझा, फिर से बीच वाला 0 x लेस देन 0 एंड 1 लेस देन x, बीच वाला जो है, ये वाला बता दूं। यस सर, यस सर, पढ़ते ऐसे पहले समझ लो, 0 से बड़ा, हाँ 0 से बड़ा 1 से छोटा। आप 0 से बड़ा 1 से छोटा एक वैल्यू सोचेंगे, और कभी डाउट हो जाए तो वैल्यू सोच लिया ना। तो 0 से बड़ा 1 से छोटा कौन होगा, 1/2 ले लिया, 1/2 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब देखना 1 है ना, अब 1/2 को लेके चलना है इन दोनों के पास में। मैं पूछूंगा 1, मेरे हाथ में 1/2 है, भाई तेरा टर्निंग पॉइंट क्या है, 0 है, क्या 1/2 टर्निंग पॉइंट से बड़ा है, हाँ है, टर्निंग पॉइंट क्योंकि 0 है, तो जैसे ही बड़ा हो गया तो पॉजिटिव लिखेंगे। सही है, अब इस पे चलते हैं, भाई तेरा टर्निंग पॉइंट क्या, 1, मेरा प्लस वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 1 से बड़ा
है क्या? नहीं, छोटा है, छोटा है तो माइनस। सही है? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें ना एक छोटा सा ट्रिक, छुटकू सा जो ट्रिक है अपना सुनते देखिए, जरा ध्यान सुना। करना क्या है, करना क्या सुना, बड़े से बड़े का वैल्यू निकाल ले, छोटे से छोटा लिख ले और उसके आगे माइनस दे दे। देख ले जरा, माइनस लगा दोगे तो -2x+1, सिंपल, एक बात में खत्म। और सर बीच में क्या करेंगे? बीच में कुछ नहीं करना, 1 - 0 = 1। सही है क्या? जो सिखाया समझ में आया? फिर से समझा दूं, 1 से बड़ा, बड़े से बड़ा सोचना है, बड़े से बड़े पे वैल्यू निकाल लो, छोटे से छोटे पे बड़े वाले वैल्यू का आगे माइनस लगा दो और उनके बीच में गैप ले लो, 1 - 0 = 1। ये तब इस्तेमाल करना है जब इसका टर्निंग पॉइंट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो और बीच में प्लस हो। याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर जगह ये नहीं लगा देंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एंड बीच में प्लस हो। चलिए एक एग्जांपल जल्दी से फटाफट, मैंने जो सिखाया उसके ऊपर आंसर देंगे आप। mod x - 1 प्लस mod x - 2, जल्दी से, बोलना नहीं है, आंसर लिख देना है जो सिखाया है। ठीक है, मैं इसको लिख के एक बार सिखा दे रहा हूँ, सीख लो पहले, फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ। बड़े से बड़ा इसका टर्निंग पॉइंट कितना है? 1 है। इसका टर्निंग पॉइंट कितना है? 2 है, तो 2 है ना। बड़े से बड़ा पहले सोच लेना है और छोटे से छोटा यहाँ लिख लेना है। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा उसी के ऊपर माइनस लगा देना है, वो दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं? 2 से बड़ा लेना है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब, चलो 2 से बड़ा मान लेते हैं 3, मैंने मान लिया 3 है। टर्निंग पॉइंट तेरा क्या है? 1। क्या टर्निंग पॉइंट से जो मैंने वैल्यू सोचा वो बड़ा है? 3, हाँ बड़ा है, तो बड़ा है तो सर पॉजिटिव आएगा x। सही है। टर्निंग पॉइंट तेरा कितना है? 2, मैंने कितना वैल्यू माना है? 3। क्या 3 2 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है सर, पॉजिटिव है। सही है, x माइनस, सोचना ही नहीं है। अब क्या करूं सर? अब कुछ नहीं करना है, बोल तेरा आंसर कितना है? x प्लस x कितना आ गया? 2x, -1 और -1 कितना आ गया? -2। इस पूरे वैल्यू को आगे माइनस लगा, या तो आप ऐसा सिंपल लगा दो, ऐसे माइनस लगाओ और यहाँ भी ये वैल्यू निकाल दो, x - 1 और यहाँ पे लिख देना प्लस ऑफ x माइनस। मैंने एक सिखाया था आपको, जो नीचे है उसी का आगे माइनस लगा देना, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। अब क्या बचा हुआ बीच में? 1 से बड़ा, 2 से छोटा। तो अभी सिखाया था 2 में से एक क्या? a। कॉपी करो, ब्रेक करना, होप आपको आ गया होगा। कोई डाउट है? सर लास्ट वाला क्वेश्चन है एग्जाम, एक बार फिर से बता दीजिए ना। ये वाला? यस सर। चलिए ठीक है, टर्निंग पॉइंट 2 है, टर्निंग पॉइंट 1 है। बड़ा कौन है? टर्निंग पॉइंट, सीधा दिमाग में रखना, टर्निंग पॉइंट 2 बड़ा है तो उसको नीचे लिखना है, बड़े से बड़ा यानी ग्रेटर देन, उसको ग्रेटर देन में रखना है। छोटा टर्निंग पॉइंट कितना है? 1 है, उसको ऊपर रखना सबसे टॉप में और लेस देन लगा के लिख देना है। अब पहले क्या करना, बड़ा टर्निंग पॉइंट पे वैल्यू निकाल, तो बड़ा टर्निंग पॉइंट 2 है, 2 से थोड़ा बड़ा सोचो, 2 से बड़ा क्या आ गया? 3। अब 3 को साथ में लेके चलना है और पूछते जाना है, भाई तेरा टर्निंग पॉइंट कितना है? 1। क्या 3 इससे बड़ा है क्या? हाँ, तो बड़ा होता है टर्निंग पॉइंट से तो वो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव। अब क्या करना है, 3 को इसके पास लेके जाओ, इससे पूछा भाई टर्निंग पॉइंट कितना है? 2, मेरा कितना है? 3। क्या 3 2 से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है, इससे बड़ा सोचोगे तो पॉजिटिव है। सॉरी मैंने ये गड़बड़ लिख दिया है, यहाँ पे -2 होगा, ये -2 होगा। ठीक है, समझ में आया चीज? अब बताना है दूसरा पॉइंट, तो जो चीज आपने नीचे लिखा है ना, वही छोटे के लिए बस आगे से माइनस लगाना है और बीच में लिखना है 1 से 2, 2 - 1 = 2। सही है? यस सर। ठीक है, जल्दी जल्दी से कॉपी कर लो। तो होप आपको ये ब्रेक करना जरूर आ गया हो। तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से इसको खत्म कर दें और मेरे को लिख के बता दें जल्दी से। fx = mod x + 1, यहाँ पे लिखा mod x + 2, जल्दी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सर एक सेकंड बस। ठीक है, बन गया सर। ठीक है,
चलिए देखते हैं, बन गया सिंपल सा x क्वेश्चन प्लस बन गया सर। देख लेता हूँ। टर्निंग पॉइंट इसका आ गया -1, इसका टर्निंग पॉइंट आ गया -2। बड़ा कौन है? कई बच्चे सोच रहे हैं टर्निंग पॉइंट तो -2 बड़ा है, नहीं भाई साहब, -1 बड़ा होता है। चलिए ध्यान से समझना, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट -1 बड़ा होता है तो बड़े से बड़ा है ना, और छोटे से छोटा, बस ऐसे लिख लेना है। अब बड़े से बड़ा सोचना मतलब क्या, -1 से बड़ा सोच लो भाई, -1 से बड़ा क्या हो सकता है? 0 ले लो, चलो 0 भी नहीं लेता, -1 से बड़ा क्या ले लेता हूँ? 1 ले लेता हूँ। चलो बात करते हैं, 1 को अपने पास रखा और इसके पास लेके गया, भाई तेरा टर्निंग पॉइंट क्या है? -1। क्या 1 -1 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो पॉजिटिव देगा। कैसे लिखूं? x + 1, फिर लगेगा -1, क्या -2 से बड़ा है? हाँ, टर्निंग पॉइंट से बड़ा तो पॉजिटिव, टर्निंग पॉइंट से छोटा तो नेगेटिव, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट 1 है, सॉरी इसका -2 है और मैंने 1 माना है, इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, क्या आएगा? प्लस आएगा भाई, x + 2। अब देखना, जो भी इसका आंसर लिखा है आपने, बस इसको उठाकर ऊपर लिख दो एज इट इज, x + 1, फिर प्लस लिखा x + कितना 2, और आगे क्या लगा देना है? माइनस। सही है। अब बीच में क्या लिखना बोलो? बीच में लिखना -2 से बड़ा, -1 से छोटा, इसमें से इसको घटा दो, घटाने के बनाए, कैसे मैं दिखा देता हूँ, देखो -1 माइनस ऑफ -2 भावार्थ 1। कॉपी कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी भी पूछ लो आराम से कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, ढिमका फलाना जो भी है पूछ लो। बस आपको दिमाग में एक बात डाल लेना है, सीधा सीधा, टर्निंग पॉइंट से बड़ा तो भाई पॉजिटिव आएगा मॉड, हट जाएगा मॉड, पॉजिटिव आ जाएगा। टर्निंग पॉइंट से छोटा तो नेगेटिव आएगा। बस दो ही तो बात कर रहा हूँ यार, और कहां बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल ही नहीं सकता हूँ, हिंदी में बोलो तो भाई इसका ना घुमाव बिंदु से -1 से बड़ा है ना, और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, आपको यहाँ पे कोई डाउट है तीनों क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका ग्राफ पे बात करूंगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ होता है। चलिए, तो अभी तक हमने जो सीखा ना साहब, मैंने आपको मॉड को ब्रेक करना सिखाया, और कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक करना सिखाया। चलिए, तो अगला बात कर लेते जल्दी से, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन लिखिएगा, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन लिखिए, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। चलिए बेसिक से बात करते हैं, एक एक चीज को समझिएगा, पहला ले रहा हूँ चीजों को समझना अच्छे से, पहले एक बार दिखा देता हूँ कैसे ग्राफ आता है। चलो देखो, फिर बार बार नहीं दिखाऊंगा, इधर समझना। y = मान लीजिए mod x दिया है, जिसको तोड़ना तो सभी को आता है, इसका टर्निंग पॉइंट कितना है? 0 है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, ठीक है। 0 से बड़ा लिया तो एज इट इज, 0 से छोटा लिया तो -x, ठीक है। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं, सभी लोग मिलकर के इस प्यारे से फंक्शन का ग्राफ, ये पॉजिटिव x है ना, और ये नेगेटिव x, ठीक है। अच्छा, इसको पॉजिटिव x लिखने से बेहतर होगा ये 0 लिखा हुआ, ध्यान से समझना, 0 या 0 से बड़ा इधर होता है भाई साहब, x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा इधर, और ये x का वैल्यू 0 से छोटा इधर, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है सर, ये समझिए। अब मैंने बोला कि x 0 या 0 से जब आप बड़ा लेंगे तो जो फंक्शन होगा वो होगा y = x। सर y = x का ग्राफ आता है क्या? हाँ आता है सर, ऐसा, सही है साहब। फिर से रिपीट करो, सर आपने इधर ही क्यों बनाया? भाई साहब उसने कंडीशन बोला कि 0 या 0 से आगे बढ़ोगे ना तो y = x लेना, तो मैंने ये लिखा, तो ये ग्राफ है आपका y = x, सही है साहब। अच्छा, अगला पूछता हूँ, सर जब 0 से छोटा लेना तो 0 से छोटा इधर आ जाओ, जब 0 से छोटा लेना है तो y = जो ग्राफ लेना वो -x, तो सर ग्राफ y = -x का ग्राफ मैं इधर बना देता हूँ, ये y = x का ग्राफ था, और y = -x का ग्राफ सभी को पता होगा ऐसा होता है, तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। सर नीचे जाओ, नीचे नहीं जा सकता, क्यों नहीं? क्योंकि सर ये रीजन दे रखा है <0, उधर मत भागना। तो ये किसका ग्राफ है? ये आपका y = -x ग्राफ। अब टोटल ग्राफ किसका है? ये टोटल ग्राफ आपका y = mod x का है। कॉपी कीजिए इसको। अब कॉपी करने से पहले एक छोटा सा जो जेन्युइन बात है वो पूछ लेता हूं। पहला पॉइंट, जल्दी से बताओ ग्राफ को देखते हुए डोमेन। R, बहुत बढ़िया, डोमेन कितना? r। कई बच्चे इसका बहुत बेसब्री से इंतजार, 0 से इन्फिनिटी, बहुत सही, 0 से कहां तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ग्राफ में जरा सा कोई डाउट, ग्राफ आपको याद रखना है आज से कि mod x का ग्राफ v, डोमेन r, रेंज 0 से इंफिनिटी, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इसको जल्दी से। मैं इसको मिटा दे रहा हूं।
चलिए, तो हमने मॉड एक्स का ग्राफ सीख लिया भाई साहब।